गाइस, शुरुआत करते हैं हम अपने तीसरे वीडियो की। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में और जानेंगे हम आज की इस वीडियो में तीसरे चैप्टर के बारे में। मानव भूगोल का तीसरा चैप्टर है मानव विकास। तो इसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और करते हैं शुरुआत अपने इस वीडियो की। मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं जियोग्राफिकल फैक्ट 23। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन पर है, मानव विकास। ये चैप्टर जो है वो 2.5 नंबर का आपका होने वाला है, तो छोटे क्वेश्चन इसमें आने की संभावनाएं वो ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें, और क्वेश्चन नंबर 1 है मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है दी थी। राइट आंसर आपका रहेगा डॉक्टर महबूब उल हक। और अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में ये किसने दी थी, तो भारत में कौन थे? प्रोफेसर अमात्य सेन। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में है। ठीक है, और ये विश्व के संदर्भ में। वैसे इन दोनों ने मिलकर मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक ही कोटि का न्यूनतम है। तो इसकी कौन सा है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो मानव विकास सूचकांक में अंतिम स्थान रखता है इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में की बात हो रही है। अगर अपन बात करें ना, तो न्यूनतम वाला जो है वो बिहार है। बिहार जो है वो न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। अगर ये क्वेश्चन अगर अति लघुत्तरात्मक में पूछा जाए कि भारत का न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बिहार। ठीक है, और अगर इस एबेसैडे की बात करें तो इस एबेसैडे में छत्तीसगढ़ बी ऑप्शन आपका है वो सही है। बिहार के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर आता है न्यूनतम कोटि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का प्रमुख घटक है। तो मानव विकास सूचकांक का प्रमुख घटक है, तो आपके ऑप्शन में है समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर द, जो आपका राइट है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है वो इसमें होगा, क्योंकि इसके 4 घटक हैं। समानता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, और चौथा आपका है सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये आपके 4 जो घटक हैं वो है मानव विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में निर्मित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक है वो कौन से वर्ष में निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या है। मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, आप जो लोग जो है कमेंट करते नहीं हो। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है आपके कमेंट के लिए छोड़े थे, लेकिन आपने नहीं किए। ठीक है, तो आप जो है इसको कमेंट करोगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं है, लाइक भी आपको करना होता है। ठीक है, शेयर आप करें और लाइक करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, कनाडा, जापान, चीन, नॉर्वे। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है होगा फ्रेंड वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो इसका राइट आंसर है। नॉर्वे है जो विश्व में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो ये ऑप्शन आपके हैं ब्राज़ील, श्रीलंका, भूटान, टोबेगो। तो ये 4 देश हैं। इन देशों में कौन सा है जिसने प्रसन्नता को जो है राष्ट्रीय मापक माना है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो है भूटान। भूटान ने जो है इसको माना है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश का प्रगति का आधार माना है। ठीक है, तो भूटान इसका आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 7। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मानव विकास सूचकांक उच्च है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, केरल, गुजरात। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। केरल जो है वो भारत का सबसे जो है विकसित जो है राज्य है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है, साक्षरता दर है वो भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है, और लिंग अनुपात है वो भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केरल जो है आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। 126वां स्थान, 128वां स्थान, 131वां और 135वां। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट में आप बताओगे 4 नंबर और 8 नंबर दोनों के आंसर आपको ही कमेंट करने हैं और आपको बताने हैं, मैं इनका नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है। तो अति जो मानव विकास सूचकांक वाले देश जो होते हैं उनका जो आपका जो रहेगा मानव विकास वो का जो स्कोर है, स्कोर जो है वो रहता है ए। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 0.800 से ऊपर, या आप सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं, सिर्फ बोलचाल की भाषा में। ठीक है, 0.800 जो रहेगा वो कौन से देश उस श्रेणी में आएंगे? अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। ठीक है, तो अति उच्च जो मानव विकास वाले देश हैं वो 0.800 से ऊपर जो स्कोर रहता है वो देश इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में मानव विकास सूचकांक स्कोर रहता है। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो किया गया था उसमें अति उच्च था, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि वहाँ पर अति उच्च है, यहाँ पर सिर्फ उच्च है, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो अति उच्च के अंदर तो कौन सा आता है आपका? 0.800 से ऊपर वाले जो देश होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में स्कोर कितना होता है? तो आपका ऑप्शन जो है वो ब सही है। 0.700 से 0.799 के बीच जो स्कोर करते हैं वो देश जो है इस श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में? उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.07 से 0.799 के बीच। ठीक है, या इसको अमूमन भाषा में आप कह सकते हो 0.700 से 0.799 के बीच जो है ये आपका स्कोर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक स्कोर होता है। तो ये भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपके गए। पहला आपका है वो अति का है, दूसरा आपका है वो उच्च का है, और तीसरा आपका ऑप्शन इसमें राइट होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या है? 0.550 से 0.699 के बीच जो है ये होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक स्कोर होता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर जो है वो पता चल गया होगा कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक कितना होता है, क्या स्कोर उनका होता है, तो ये आपको पता चल चुका है। तो ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, तो इसका भी आप जो है कमेंट करेंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है। ठीक है, तो 2020 में जो मानव विकास रिपोर्ट पारित हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं उन देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इनकी संख्या है आपका ऑप्शन नंबर सही है। 33 देश हैं किसके अंदर? निम्न मानव विकास सूचकांक के अंदर 33 देश आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है। ठीक है, तो पहले में आपको पूछा गया था निम्न मानव विकास सूचकांक वाले, क्वेश्चन नंबर 14 में आप पूछा जा रहा है मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 37 देश। इसका भी सही ऑप्शन जो है वो सही है। 37 देश की श्रेणी में आते हैं, मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है वो है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या तो कितनी है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 53। ठीक है, 53 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 53 देश ऐसे हैं जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी स्क्रीन पर है और इसके अंदर आपसे पूछा गया है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें अति उच्च पूछा है। ठीक है, तो अति उच्च का जो आंसर है वो मुझे लगता है कि आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो इसका भी जो ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं भाई, क्वेश्चन पे आप ना रहें क्योंकि कहीं आपको ऐसा लगे कि भाई ठीक है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, उच्च मानव विकास वाले देश। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं संख्या है 33, उसके बाद में 37, उसके बाद में 53 और सबसे लास्ट में है वो है 66। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इनको, एक बार देखिए। पहले संख्या है 33, इसमें आपके कौन से आएंगे, निम्न वाले आएंगे। ठीक है, उसके बाद में है 37, सॉरी कितने देश, 37। दूसरी संख्या आपकी 37 है, तो 37 के कौन से होंगे, 37 देश मध्यम वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी संख्या है 53, तो 53 है उच्च। ठीक है, और उसके बाद में है 66, तो 66 आपके हो जाएंगे अति उच्च। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है 33। ठीक है, तो ये संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, 33 संख्या है निम्न मानव विकास वालों की। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करें, मध्यम वालों की संख्या है वो है 37, उच्च वालों की संख्या है 53 और अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है 66। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी जो है भूलना नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके आ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की ओर अपन चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है और ये है दक्षिणी एशिया के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास अवधारणा के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया के जो 2 हैं, अब देखो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दक्षिणी एशिया नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिणी एशिया की जगह विश्व भी लिख सकते हैं। विश्व के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने, ठीक है, एक ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा इसमें आपका हो सकता है कि इसके स्थान पर जो है वो क्या लिख दिया जाए, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने। भारतीय उपमहाद्वीप के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखें जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिणी एशिया भी हो सकता है और विश्व भी हो सकता है, तो तीनों नाम हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय उपमहाद्वीप आए तब भी वही बात है, विश्व का आएगा तब भी वही होंगे और दक्षिणी एशिया का आएगा तब भी वही होंगे। तीनों
सेम होंगे, यानी तीनों का आंसर जो है वो एक ही होने वाला है, क्योंकि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन है वो करने वाले जो हैं वो ये दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी ओर जो है कार्य किया था, या इस सिद्धांत से रिलेटेड जो है कार्य शुरू किया था। ठीक है, और दुनिया के समक्ष ये सिद्धांत रखा था मानव विकास वाला। तो ये दो ही व्यक्ति थे, उसके बाद में अन्य हुए, तो अन्य से कोई मतलब नहीं है, हमें वो ध्यान बताना है कि सबसे पहले किसने दिया था। तो इस तीनों के आंसर जो हैं वो एक ही होंगे, और इनके राइट आंसर हैं प्रोफेसर अमात्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर अमात्य सेन है वो भारत से संबंध है, इनका संबंध किससे है, भारत से। वहीं डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, और प्रोफेसर अमात्य सेन है वो भारत के थे। ठीक है, तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप भी हो गया, दक्षिणी एशिया भी हो गया और विश्व का भी हो गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखे। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो हैं आपके इसमें रहेंगे, चारों को आपको अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है भाई। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आप इसको कह सकते हो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास के 4 उपागम। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये भी मोस्ट है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से हैं? पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है, तो ये 4 उपागम है, आपको चारों के चारों याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन जो 4 उपागम थे उन चारों उपागमों का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो इन चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इनको क्या कहते हैं, भाई इनका अभिप्राय क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो पहला अर्थ है समता से क्या अभिप्राय है, तो या समता से क्या आशय है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि समानता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर ये कहता है कि समानता का आशय जो है वो क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति जो है उसको जो अवसर उपलब्ध हों उन अवसरों की जो है पहुंच क्या हो, सम्मान पहुंच हो। यानी हर व्यक्ति जो है देश में होने वाले जो भी नियम कानून या रोजगार या कोई और चीज़ आप इसको देख लीजिए, अधिकार देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी सबकी सम्मान पहुंच होनी चाहिए। मानव विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उस देश के हर एक नागरिक की पहुंच हर अवसर के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि जाति धर्म या फिर और किसी आधार पर उसको वंचित रखा जा सके, ऐसा नहीं किया जा सकता। सबको समान अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? तो उत्पादकता की अगर अपन बात करें तो उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। यहाँ उत्पादन का अर्थ या उत्पादकता का अर्थ जो है औद्योगिक उत्पादन से नहीं है बल्कि मानव श्रम उत्पादकता से या मानव कार्य के संदर्भ में जो उत्पादकता है उससे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? तो सशक्तिकरण से अभिप्राय है सशक्तिकरण का अर्थ जो है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसके सामने जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों को चुनने की शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो विकल्पों को चुन सकता है अपनी शक्ति के अनुसार। ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार। जैसे भाई देखो बहुत से विकल्प होते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक व्यक्ति है वो हर एक विकल्प को नहीं चुन सकता। ठीक है, क्यों नहीं चुन सकता? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। ठीक है, यहाँ शक्ति का मतलब क्षमता से है। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो 12वीं पास है
ठीक है, और उसको कह दिया जाए कि आप आईएएस बनो, ठीक है, आईएएस का विकल्प आपके लिए, तो वो नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है या उसकी क्षमता नहीं है कि वो विकल्प चुन सके। ठीक है, तो वो अपने अनुसार ही विकल्प चुनेगा। ठीक है, तो 12वीं पास है वो 12वीं पास के अनुसार, और जो आपका स्नातक है वो स्नातक के अनुसार, जो स्नातकोत्तर है वो स्नातकोत्तर के अनुसार। तो ठीक है, तो जिसकी जैसी शक्ति होती है वो उसके हिसाब से विकल्प चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत पोषणीयता से क्या आशय है? तो सतत पोषणीयता का अर्थ है समस्त पर्यावरणीय वित्तीय तथा मानव संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, तो पर्यावरणीय वित्तीय तथा मानव संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ी की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना है। यानी वही चीज़ है कि संसाधनों का उपयोग है इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार करना है, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करें। ठीक है, बाकी की भावी पीढ़ी के लिए उन्हें संरक्षित रखना, यही सतत पोषणीयता है। ठीक है, और यही सतत पोषणीय विकास भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ठीक है, तो वो आपको देना है। तो वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। ठीक है, तो विकास और वृद्धि है वो दोनों ही क्या करते हैं? समय के साथ परिवर्तन को अंकित करते हैं। यानी समय के साथ विकास और वृद्धि दोनों में ही क्या होता है? परिवर्तन होता है। फिर भी इनमें निम्न अंतर पाए जाते हैं, उसके बाद भी इनके अंदर अंतर हैं। ठीक है, वो अंतर क्या है? तो अपन पहले अंतर की बात करें तो पहला अंतर इनके अंदर है वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, परंतु विकास के अंतर्गत गुणात्मकता में सकारात्मक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, तो देखो वृद्धि है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है, परंतु जो विकास है वो विकास केवल गुणात्मक में सकारात्मकता के साथ परिवर्तन होता है। यानी विकास जो है, या आप ये भी कह सकते हो कि विकास केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि वृद्धि दोनों हो सकती है। दूसरा अपन यहाँ देखते हैं, इसका दूसरा है वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, तो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है उसको मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, और वो मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। तो विकास क्या होता है? गुणात्मक। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। ठीक है, तो विकास गुणात्मक होता है और ये मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक होता है और इसका मूल्य है वो मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन ना हो। तो विकास के लिए जो है, विकास क्या है? समय के साथ उस समय तक नहीं हो सकता, यानी जब वर्तमान दशाओं के अंदर सकारात्मकता हो या धनात्मक हो, तब कोई परिवर्तन हो रहा है, तभी आप जो है विकास हो सकता है, या अपन विकास उसको मानेंगे। अगर सकारात्मकता नहीं है तो विकास नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति की अगर अपन बात करें कि 2 बच्चे होते हैं, तो एक मंद बुद्धि होता है और एक तीव्र बुद्धि होता है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं, दोनों एक साथ वृद्धि करते हैं, यानी उनका शरीर बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, परंतु जो मंद बुद्धि बालक है उसका विकास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विकास क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये अपन पहले पॉइंट में अपन ने देखा है। ठीक है, तो विकास में सकारात्मकता होती है, विकास बढ़ेगा। अब दूसरा बच्चा जो मंद बुद्धि नहीं है वो विकास कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास हो रहा है। ठीक है, जबकि मंद बुद्धि बालक है उसका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विकास हमेशा धनात्मक होता है या सकारात्मकता के साथ होता है। सकारात्मकता होगी तभी विकास होगा। ठीक है, सकारात्मकता क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति का जो माइंड है वो, या जो मस्तिष्क है वो कार्यशील है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सकारात्मकता आ गई और उसका विकास हो गया। जबकि दूसरे बालक की अगर अपन बात करें तो उसके दिमाग में जो है सकारात्मकता नहीं है, क्योंकि उसका विकास कार्य, जो मस्तिष्क है वो विकास कार्य में संलग्न ही नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे में उसका विकास नहीं होगा। और वृद्धि जो है उसके लिए आवश्यक नहीं है, वृद्धि दोनों ही कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। धनात्मक में भी हो सकती है, ऋणात्मक में भी हो सकती है। भाई जैसे जो तीव्र बुद्धि वाला बालक था वो धनात्मक वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और जो मंद बुद्धि बालक है वो विकास तो नहीं कर रहा लेकिन वृद्धि तो उसकी भी हो रही है। भाई उसका विकास नहीं हो रहा लेकिन वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के साथ धनात्मक जो सकारात्मकता है वो कभी भी नहीं जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यक उपागम को समझाएं। तो मानव विकास का जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है उसके बारे में विस्तार से यहाँ समझाना है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो मोस्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे इन चारों को एक साथ निबंधात्मक में भी मैंने शामिल किया है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना आवश्यक है। तो आधारभूत जो आवश्यकता उपागम है उसकी अपन बात करें तो आधारभूत आवश्यकता उपागम मानव विकास के मापन में इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो ये जो मानव विकास के मापन में इसको शामिल किया गया था, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसने इसका प्रस्ताव रखा था। और इसमें इसने 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में कहा, ठीक है। आधारभूत आवश्यकता यानी ऐसी आवश्यकता जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है, उनके बगैर मानव का विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो 6 चीज़ें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी हैं चलो देखते हैं। पहली है आपकी स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है भोजन, चौथा है जलापूर्ति, पांचवा है स्वच्छता और छठा आपका है आवास, ठीक है। तो इनकी पहचान की गई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये छहों जो पार्ट्स हैं ये जरूरी होते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं, ठीक है, तभी विकास संभव है। भाई हर एक व्यक्ति जो है इन चीज़ों को समझ सकता है या उनके पास सब कुछ हो। भाई पहले स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, फिर शिक्षा, ठीक है, और चीज़ें, तो ये क्या रहती है, महत्वपूर्ण रहती हैं क्योंकि ये व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है। तो इसमें जो मानव विकल्प हैं उनकी उपेक्षा की गई है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेन क्या होनी चाहिए, जो 6 आधारभूत चीज़ें बताई हैं वो होनी ही चाहिए, वो आधारभूत आवश्यकताएं व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। अगर वो व्यक्ति के पास हैं तो मानव जो है वो विकल्पों के ऊपर ध्यान देगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास ये 6 चीज़ें हैं ही नहीं तो वो मानव विकल्प थोड़ी ना ढूंढता फिरेगा। क्यों? क्योंकि भाई वही चीज़ है, जैसे मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो संपन्न है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से हो, चाहे वो स्वास्थ्य की कंडीशंस में हो, ठीक है, आवास उसके पास हो, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर किसी के पास होगी तभी तो उसका ध्यान किसकी तरफ, भोजन हो, ठीक है, तो तभी तो उसका ध्यान जाएगा कि भाई और भी विकल्प है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो अस्वस्थ है या वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति विकल्प नहीं चुन सकता। भैया आप देखते होंगे या आपके आस पड़ोस में या आपने कहीं सुना होगा, ठीक है, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं, ठीक है। भाई ऐसे जो मान लो अशिक्षित व्यक्ति है, क्या उसको ऑफिस में काम मिल सकता है? क्या वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकता है? क्या वो इंजीनियरिंग का काम कर सकता है? क्या वो वैज्ञानिक काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन नहीं होने या एजुकेशन के अभाव के कारण उसके जो विकल्प हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया है, और इन्होंने अपने जो 6 बताए हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, और इनका कहना है कि ये चीज़ें व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए, ठीक है। बस इसी चीज़ पर ये जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट हो जाता है, विकास से क्या आशय है, इसके 3 मूल जो बिंदु हैं वो बताएं। तो विकास का क्या महत्व है, क्या इसका उपयोग है, ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये विकास क्या है और क्या ये महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं। तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास उस समय होता है जब वृद्धि तथा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो विकास वृद्धि तथा गुणवत्ता के साथ जो है वो होता है और उसमें सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसके निम्न 3 बिंदु
हैं। तो इसके 3 बिंदु हैं। तो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? आइए फटाफट इनको जानते हैं कि 3 बिंदु कौन कौन से हैं। तो 3 बिंदु की बात करें तो पहला है लोगों के जीवन की गुणवत्ता। तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए भाई। जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी उसके अकॉर्डिंग ही विकास होगा। जितनी अच्छी होगी, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लो आपको अच्छे से पढ़ाया जाए और फिर उसके बाद में एक आप अच्छा रिजल्ट देते हो, तो वो क्या है? गुणवत्ता है, पढ़ाने की गुणवत्ता और आपके पढ़ने की गुणवत्ता। ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति की गुणवत्ता जो है वो महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है अवसरों की पहुंच। हर व्यक्ति जो है उसको अवसर होने चाहिए। ठीक है, उसकी हर एक व्यक्ति की जो है अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए, यानी वो इसको जोड़ सके, कोई भी चीज़ के जो अवसर हैं उनको लाभ जो है वो ले सके। ठीक है, तो अवसर के लाभ मिलेंगे तो विकास अपने आप होगा। तीसरा है लोगों की स्वतंत्रता। ठीक है, तो लोगों की स्वतंत्रता है वो भी होनी जरूरी है मानव विकास के अंतर्गत। ठीक है, स्वतंत्रता की यहाँ पर बात है कि यहाँ पर उन स्वतंत्रताओं की बात है, जैसे मान लो कोई भी देश का नागरिक है, वो कहीं पे भी उस देश में कहीं पे भी जाके काम कर सकता है, कहीं पे भी जाके रह सकता है, कोई भी चीज़ खरीद सकता है, कोई भी चीज़ बेच सकता है। ठीक है, कहीं पे भी जॉब कर सकता है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो इसके अंतर्गत होती हैं। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे में जो है विकास जो है वो अपने आप हो जाता है। अगर मान लो ये चीज़ें नहीं हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो चीन और उत्तरी कोरिया, वहाँ पर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। लोगों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, सारा काम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। और इन देशों का मानव विकास सूचकांक है वो बहुत ही कम है। तो आइए चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का है, और इसमें क्या है कि इसमें ये कह रहे हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक है द्वारा जो प्रतिपादन मानव विकास की अवधारणा है उसका वर्णन जो है वो यहाँ पर करवाया गया है। तो क्या वर्णन जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक करते हैं? तो आइए जानते हैं, देखते हैं। तो आंसर आपका स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर जो महबूब उल हक हैं, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है। तो मानव विकास जो है वो क्या करता है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। अगर बहुत सारे विकल्प होंगे तो अपने आप जो है व्यक्ति विकास कर सकेगा तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। साथ ही साथ अगर विकल्प बढ़ेंगे तो जीवन में सुधार आएगा। जीवन में सुधार कैसे आएगा? देखिए क्या होता है कि जब विकल्प हमारे पास बढ़ते हैं, तो विकल्प जब बढ़ेंगे तब जो आय के साधन है वो भी बढ़ जाते हैं, और आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर स्वतः ही क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। भाई आज आपके पास इतनी आय हो कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो जो आवश्यक हो। ठीक है, देखो ऐसे तो मानव जो लालसाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं, आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली खरीद सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक हो, ठीक है, तो ऐसी तो वो वैसा जो जीवन है वो उसमें सुधार आ जाता है। सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। तो विकास कैसा भी हो, उस विकास का केंद्र बिंदु है वो कौन रहेगा? मानव रहेगा। मानव इसका जो है वो केंद्र बिंदु होता है। इनके विकल्प स्थिर नहीं होते हैं, और मानव के जो विकल्प होते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, अपितु परिवर्तनशील होते हैं। इनमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन के अनुसार ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना होता है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। तो विकास जो है वो हमेशा ऐसी दशाओं को उत्पन्न करता है जिसमें विकास जो है वो लोगों के सार्थक जीवन व्यतीत करने में सहयोग करे। ठीक है, कैसे करे? देखो यहाँ पर क्या होता है, विकास का मूल उद्देश्य, तो मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जो लोगों के, देखो भाई इसमें क्या होता है, देखो आपको इसको इस प्रकार समझना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या कोई देश है, ठीक है, उस देश के अंदर जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण हो। ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे विकल्प हों, लोग कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हर एक व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है तो नॉर्मली रहता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी चीज़ें जो है वो मतलब अपनी जॉब जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। उसके पास विकल्प होते हैं। ठीक है, तो अगर विकल्प होंगे तो सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेन रहती है। विकल्प होंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जीवन स्तर जो है वो अच्छा होता ही है। ठीक है, लोग स्वस्थ हों, इसके अलावा लोग जो हैं वो स्वस्थ हों, स्वस्थ होना ज़रूरी है। देखो स्वस्थ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
बहुत से लोगों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, और ऐसे में वो व्यक्ति विकास जो है वो नहीं कर पाता। तो व्यक्ति का स्वस्थ होना ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, और मानव अपने विवेक और बुद्धि दोनों का विकास कर सके। ठीक है, अब ये एजुकेशन के साथ होगा। अच्छी एजुकेशन प्रणाली होगी तो जो विकास जो है वो बुद्धि का और विवेक दोनों का हो जाएगा। अच्छी एजुकेशन प्रणाली तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अपने उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। मैं जो भी किसी व्यक्ति का कोई भी उद्देश्य होता है तो वो व्यक्ति उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव विकास के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास के प्रमुख उपागम जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनका वर्णन हमें यहाँ करते हैं। तो आइए जानते हैं। मानव विकास के उपागम। मानव विकास के अध्ययन के लिए मुख्यतः निम्न 4 उपागम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मानव विकास का अध्ययन करने के लिए 4 उपागम जो है उनका अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर ही मानव विकास को निर्धारित किया जाता है। तो देखते हैं पहला उपागम आपका हो जाता है आय उपागम। आय उपागम है वो हो जाता है, यह उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे पुराना है। क्योंकि ये जो है कालांतर से ही चला आ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। इनमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो इसमें जो मानव विकास है उसको आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी पैसों के साथ जोड़कर। मानव विकास, ये मानव है भाई, मानक नहीं है। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, इसके संबंध में ये विचार है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता स्तर को परिलक्षित करता है। ठीक है, तो इसका संबंध ये है कि ये विचार जो है कि जिस व्यक्ति की आय जितनी ज़्यादा होगी उसके द्वारा भोगी जाने वाली जो स्वतंत्रताएं हैं वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। भाई यहाँ स्वतंत्रता का मतलब जो है वो किस चीज़ से है? स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मान लो जैसे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे फिर हम स्वतंत्र हो गए, तो यहाँ पर वैसी स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही। यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, बेच सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन स्वतंत्रता की बात की जा रही है। यहाँ पर उन स्वतंत्रताओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही आगे अपन देखते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की आय का स्तर उच्च है तो उसके मानव विकास स्तर भी उच्च ही होगा। और ये जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति की आय ज़्यादा है उसका मानव विकास भी ज़्यादा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, क्योंकि जितनी आय होगी उतनी ज़्यादा जो स्वतंत्रता है वो मिलेगी, जिससे उसका जीवन स्तर है वो भी उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप दूसरा उपागम आपका हो जाता है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। तो ये जो कल्याण उपागम है ये मानव को क्या है, लाभार्थी के रूप में देखता है। ठीक है, या अथवा आप कह सकते हो कि विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यानी जो मानव विकास है वो मानव विकास की अगर अपन बात करें तो वो विकास का जो लक्ष्य है वो मानव है। ठीक है, तो यानी मानव का विकास जो है इसके लिए महत्वपूर्ण रहता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख जो है साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय को तरक देता है। तो ये जो कल्याण उपागम है, ये कल्याण उपागम ये कहता है कि मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधन, इसके ऊपर सरकार जो है ना, सरकार व्यय करे। सरकार को जो है उत्तरोत्तर व्यय करना चाहिए, यानी सरकार को अधिक इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे नहीं है क्या, सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाएं। ठीक है, तो ऐसी योजनाएं सरकार को और चलानी चाहिए और व्यक्ति को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों इनकी पहुंच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। लोग
विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, तो लोग जो है ना वो विकास में प्रतिभागी नहीं है, यानी लोग जो हैं वो विकास के प्रतिभागी के रूप में नहीं है भाई। ठीक है, ये किन इनका काम क्या है, सिर्फ एडवांटेज लेना। ठीक है, कुछ करना नहीं है। विकास के लिए भागीदार कौन होगी, सरकार होगी। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़, ये इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो वो विकास में भागीदार नहीं होंगे। लेकिन क्या नहीं, क्या करे होंगे, वो केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी वो केवल प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये इनका रहेगा। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो सरकार जो है वो मानव कल्याण के लिए जो है अधिकतम व्यय करे। ठीक है, और मानव विकास के स्तर में वृद्धि करे, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो आपकी सरकार है, न कि मानव। ठीक है, तो ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार को सब ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। चलिए आइए जानते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 आधार जो है आपकी है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं सरसरी नज़र से इसको। इस उपागम के मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। पहली है शिक्षा, दूसरा भोजन, तीसरी जो है स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। ठीक है, तो ये 6 रहेंगी। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। ये जो है ये इसके अंदर 6 महत्वपूर्ण जो है आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी जो है वो व्यक्ति की पहुंच में आनी चाहिए, यानी व्यक्ति इसको प्राप्त करे। इनमें से मानव विकल्पों के प्रश्न की अगर अपन बात करें तो इसका ऊपर ये इन्होंने उपेक्षा की है। मानव विकल्प के प्रश्न हैं उनकी इसमें उपेक्षा की गई है, तथा परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं पर जो है जोर दिया गया है। यानी कौन सी, ये जो 6 है ना आपकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास, इनके ऊपर ही जोर दिया है बस इन्होंने, कि बस ये चीज़ व्यक्ति को चाहिए। और वास्तव में ये चीज़ सही भी है, ये व्यक्ति के पास होनी भी चाहिए। ये हर एक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो ये इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और आपका रह जाता है, तो चलिए उसकी ओर चल। नंबर 4 उपागम जो है वो आपका है क्षमता उपागम। ठीक है, इस उपागम का संबंध जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमात्य सेन से है। इनका मानना था कि मानवीय क्षमताओं का निर्धारण कर उनकी संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है, तथा वही मानव विकास की कुंजी भी हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो प्रोफेसर महोदय हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मानव की जो क्षमता है, ठीक है, उन मानव की क्षमताओं का क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। और ये निर्धारण जो है वो उसको संसाधनों तक पहुंच करता है, यानी संसाधनों तक पहुंचाता है। ठीक है, और जब इसकी पहुंच तक बढ़ जाएगी, संसाधनों तक मानव की पहुंच बढ़ जाएगी, तो मानव विकास जो है वो और तेज़ गति से होगा। यानी मानव विकास की कुंजी यही है कि मानव क्षमताएं जो हैं, ठीक है, मानव कुंजी क्या है भाई, मानव क्षमताएं जो हैं उनका निर्धारण किया जाए, और निर्धारण करके संसाधनों तक उनकी पहुंच को बनाना। ठीक है, तो इससे जो मानव विकास है वो जो है बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। चलो चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। नंबर 30 का है ये क्वेश्चन जो है ये भी ऐसे ही है। देखिए यहाँ से ये निबंधात्मक क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। ये है, तो यहाँ पर ये हो सकता है किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो छोटे वाले क्वेश्चन में आपको इसको बनाया जा सकता है, तो आपको ये देखना है। मानव विकास के स्तंभ, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभ का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी निम्नलिखित 4 स्तंभों की संकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो भाई कोई भी बिल्डिंग जो होती है उसको बनाते हैं हम, तो उसके लिए जो है हमारे पास तो उसके लिए जैसे बिल्डिंग के लिए आधार जरूरी होता है, वैसे ही मानव विकास के लिए भी आधार जरूरी है। तो पहला समता जो है वो आपको मैंने बताया। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना सम्मान होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति की पहुंच है, ठीक है, अवसरों के जो समान अवसर हैं वो सभी को मिलने चाहिए।
बिना किसी लिंग के, बिना किसी प्रजाति के, बिना किसी आय के, और भारत के संदर्भ में बात करें तो बिना जाति भेदभाव के जो है हर व्यक्ति की पहुंच जो है इस तक होनी चाहिए। यद्यपि यद्यपि ऐसे प्राय नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। तो ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि ऐसे चीज़ें जाति के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, ठीक है, लोगों के साथ आज भी भेदभाव होता है। ठीक है, ये आप कहीं पे भी देख सकते हो, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है, या आप कहीं अपने परिवार समाज में, ठीक है, तो कहीं पे भी ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं कि लोगों के साथ जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव है वो किया ही जाता है, आज भी ये है। यथा किसी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से वितरित अधिकांश छात्र किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, उन उसके पश्चात ऐसी घटनाओं के पीछे को कारणों का पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज भी हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालयों से विरत होते हैं। ठीक है, तो आज की अगर अपन बात करें तो चाहे वो महिलाओं की आप बात कर लो, ठीक है, चाहे आप महिलाओं की बात कर लो, चाहे महिलाओं की बात कर लो, चाहे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की बात कर लो, तो आज भी वो विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। इसमें ज्ञात होता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और यहाँ पर ये लिखी हुई भी है कि शिक्षा से जो वंचित रह जाते हैं उनके जो विकल्प होते हैं वो विकल्प क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं भाई, सीमित विकल्प रहेंगे उनके पास। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के बिना जो विकल्प है वो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको भी देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको विकल्प बढ़ सकते हैं, वरना आपके विकल्प भी कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता अर्थात निर्वहन का अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होना। सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्रदान हो। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का उपभोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये रहेगा, मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये पहले समझाया जा चुका है। तो समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर छोटा क्वेश्चन आए तो आपको ये लिख देनी है। ठीक है, इनकी अगर अपन बात करें तो ये जो संसाधन है, तो इनका दुरुपयोग किए बगैर भावी पीढ़ी के लिए अवसर को कम कर देना है। यहाँ पर देखो, बालिकाओं विद्यालय भेजा जाना। यदि एक सामुदायिक अपनी बालिका को विद्यालय में भेजने पर महत्वपूर्ण जोर नहीं देता है तो युवा होने पर इन स्त्रियों के अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई समुदाय जो है वो अपनी बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजता है पढ़ने के लिए, तो वो उनके आने वाले समय के लिए जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं। उनकी वृत्तिकाओं के विकल्पों में तीव्र गति से छटनी हो जाएगी और यह अपने जीवन में अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हर एक पीढ़ी जो है वो ऐसा करे। नेक्स्ट देखो, उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में लगातार वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही देश के वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए और उसको बढ़ाकर जो है बेहतर अवसर जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षमता बढ़ेगी तो व्यक्ति की कार्यशैली बढ़ेगी, कार्यशैली बढ़ेगी तो लगातार जो है वो विकास जो है वो होगा ही। और जो जन समुदाय होता है वो वास्तविक धन होता है किसका, किसी भी देश का। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ने के प्रयास अथवा उनको बेहतर चिकित्सक उपलब्ध करवाने से उनकी जो कार्य क्षमता है वो बेहतर हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा विकास जो है वो यहाँ पर हो सकता है।
चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है आपका सशक्तिकरण। मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत सशक्तिकरण का आशय है मानव को अपने विकल्पों का चयन करने की शक्ति प्रदान होना। ठीक है, तो मानव जो है वो अपने विकल्पों का चयन कर सकता है अपनी शक्ति के अनुसार, यही क्या कहलाएगा, आपका सशक्तिकरण कहलाता है। सशक्तिकरण के लिए मानव की बढ़ती स्वतंत्रता तथा कार्य क्षमता आवश्यक है। ठीक है, और सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि व्यक्ति जो है वो उसकी बढ़ती स्वतंत्रता और उसकी कार्य क्षमता, ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करती हैं, उसके सशक्तिकरण को। क्यों करती हैं, ये भी एक यहाँ पर रहता है। तो क्यों करती है, तो इसमें क्या होता है, लोगों को सशक्त करने के लिए आवश्यक है कि देशों में लोगोन्मुखी नीतियों के साथ साथ उत्तम शासन व्यवस्था भी हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, लोगोन्मुखी होनी चाहिए, और ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के प्रति नीतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्र के लिए नीतियाँ नहीं होनी चाहिए बल्कि राष्ट्र के लोगों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर लोगों का विकास होता है तो राष्ट्र अपने आप विकास करेगा। अगर लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है तो राष्ट्र के स्तर में भी सुधार आएगा। अगर लोग मजबूत बनते हैं, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, एजुकेशन की दृष्टि से या और सामाजिक दृष्टि से, तो वो राष्ट्र है वो भी अपने आप प्रगति करेगा। ठीक है, तो वो प्रगति करेगा। इस संदर्भ में देश में निवासित सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े मानवीय समूह को सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो ऐसे जो समुदाय हैं जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक आधार पर, तो ऐसे लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के उत्थान के लिए जो सरकार को जो है कुछ अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो व्यक्ति हैं वो सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें। ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार विकल्पों का चयन कर सकें। तो ये चीज़ें सारी जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। सरकार जो है वो कैसी नीतियाँ लाती हैं, कैसे उसका शासन प्रणाली है, तो इस हिसाब से ये जो है वो चलता है और विश्व स्तर पर उस राष्ट्र की पहचान जो है उसी आधार पर बन जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इस वीडियो को जो है आप लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।